फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की। ये प्रैक्टिस सेट हमारा इनकम टैक्स से रिलेटेड है। इसमें हमने इम्पोर्टेंट डिडक्शंस और एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड क्वेश्चंस लिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और इनमें से 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, इफ द पे डज नॉट फर्निश पैन एंड टीडीएस अंडर सेक्शन 194 डिविडेंड शैल बी मेड एट। यानी कि अगर जो हमारे सेक्शन 194 है उसके तहत अगर पैन या टीडीएस वो प्रेजेंट नहीं करता है तो वहां पर उस पर कितने परसेंट की डिविडेंड्स को दिया जाएगा? 20%, 15%, 10% या निल? बताइए आंसर, कितना परसेंट डिविडेंड होगा? देखिए, अगर वो किसी भी तरह से पैन या टीडीएस नहीं देता है या वहाँ वहाँ पे वो शो नहीं करता है तो वहाँ पर उसको चार्ज किया जाएगा 20% डिविडेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फॉर इंश्योरेंस कमीशन इज एट। बताइए, इंश्योरेंस कमीशन पर जो हमारे डिडक्शन ऑफ टैक्स होगा वो कितना होगा? 10% का, 15% का, 20% का या फिर 12% का? क्या होगा आंसर? यहाँ पर आंसर हो जाएगा 10%। इंश्योरेंस कमीशन पर टैक्स डिडक्शन जो लगती है टैक्स की वो होती है 10%। नेक्स्ट है, द प्रोविजन रिगार्डिंग टीडीएस ऑन सैलरीज आर कंटेन्ड। यानी कि जो सैलरी पर जो टीडीएस लगता है वो हमारे किस सेक्शन के थ्रू होता है? सेक्शन 190, सेक्शन 191, सेक्शन 192 एंड सेक्शन 193। बताइए। आपको ये सारे सेक्शंस याद करने हैं। मैं शॉर्ट्स में भी इस इम्पोर्टेंट सेक्शन आपको बता रही हूँ, तो प्लीज़ शॉर्ट भी आप ज़रूर देख लेना। यहाँ पर है ऑप्शन सी, सेक्शन 192 के अंदर ये हमें बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एग्रीमेंट अमाउंट ऑफ डिडक्शंस अंडर 80C, 80 ट्रिपल सी, 80CC डी कैन नॉट एक्सीड। यानी कि आपको जो 80C, 80CCC एंड 80CC डी के अंदर डिडक्शंस मिलती हैं उसका अमाउंट कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 1,10,000 से ज़्यादा, 1,20,000 से, 1,30,000 से या फिर 1,50,000 से? बताइए। इसकी थ्योरी भी मैंने सारी डिडक्शंस की करा रखी है, कितना क्वालिफाइंग अमाउंट है, क्या है, कौन सी डिडक्शंस कब मिलती है, किस पर मिलती है। प्लीज वो वीडियो जाके जरूर देख लेना थ्योरी की। बताइए, तो इसमें जो अमाउंट था वो था 1,50,000। ठीक है, नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ डिडक्शंस इन केस ऑफ। अब देखिए यहाँ पर वही चीज है लेकिन आपको यहाँ पे क्या कह दिया? सीवियर डिसेबिलिटी। तो आपको याद रखना है 80 CC जो हमारी डिडक्शंस है। एक मिनट, एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, एक मिनट। ओके, देखिए यहाँ पर हिंदी वाला जो क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, हिंदी वाला क्वेश्चन वो गलत है। आप इंग्लिश वाला देखिए, मैं उसको हिंदी में आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर बताया गया है जो आपको सीवियर डिसेबिलिटी का जो पर्सन होता है उसके लिए डिडक्शंस जो है 80U में मिलती है। तो उसका क्वालिफाइंग अमाउंट आपको बताना है कितना है? 75,000, 85,000, 1,15,000, 1,25,000? बताइए। एक पर्सन है सीवियर डिसेबिलिटी का, तो उसको कितने तक की डिडक्शंस मिलती है? उसको मिलती है 1,25,000 की डिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अमाउंट ऑफ डिडक्शंस इन केस ऑफ अ पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटी अंडर सेक्शन 80U बिल बी। ये वाला क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। हाँ, ये रिपीट हो गया है, इसको छोड़ देना। आंसर 1,25,000 है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80DD। यानी कि 80DD के अंदर जो डिडक्शंस है उसका पर्पस आपको बताना है क्या है? असेसी जो है वो इंडिविजुअल या HUF होगा।
असेसी रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, असेसी एक डिपेंडेंट डिसेबल रिलेटिव होगा, या फिर ऑल ऑफ द अबव? कौन होगा जिसको 80 डीडी के अंदर डिडक्शंस मिलेगी? 80 डीडी के अंदर किसको डिडक्शंस दी जाती हैं? ये मिलती हैं उस असेसी को जिसका एक डिपेंडेंट डिसेबल रिलेटिव होता है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 शैल बी अवेलेबल। अब आपको सेक्शन 54 में जो एग्जेम्पशन मिलती है वो किसके लिए है? टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल गेन इन्वेस्टेड इन द हाउस प्रॉपर्टी, proportionate to the net consideration price invested, to the extent of amount actually invested, या फिर none? बताइए। देखिए 54 की जो एग्जेंशन है वो हमें तब मिलती है जो भी हमारे हाउस प्रॉपर्टी में हमने इन्वेस्ट किया है और उससे हमें कुछ कैपिटल गेन हुआ है, तो वहाँ पर 54 की सेक्शन अप्लाई होता है और उसमें हमें एग्जेम्पशन मिलती है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाए, टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल गेन इन्वेस्टेड इन हाउस प्रॉपर्टी। जो भी कैपिटल गेन हुआ है उसको आपने इन्वेस्ट किया था हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है, गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स इज चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स इज क्लासिफाइड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। गेन्स जनरली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इज चार्ज टू द एक्सटेंट टू द टैक्स होगा, इसे टैक्स कर लेना, टू द टैक्स एट द फॉलोइंग रेट्स। इसमें आपको प्लस सरचार्ज और सेस भी एप्लीकेबल होगा। बताइए। क्वेश्चन को थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, इसको अच्छे से पढ़िए। बताइए। जो भी कैपिटल असेट है उसको आपने ट्रांसफर किया था तो वहाँ आपको कैपिटल गेन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे कैपिटल गेन जो हुआ है आपको शॉर्ट टाइम में, वो आपको उसके लिए कुछ रेट बताई गई हैं और वो रेट आपकी सरचार्ज और सेस एप्लीकेबल होकर है। तो बताइए वो रेट क्या है? यहाँ पर कैपिटल गेन के लिए जो रेट है वो है आपका 20%, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अब आपको एग्जेम्पशन जो मिलती है सेक्शन 10 सबसेक्शन 37 में, वो किसको लिए है? एक इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ के लिए, या फिर नन ऑफ द अबव? बताइए। इससे रिलेटेड थ्योरी आपको शॉर्ट्स में मिल जाएंगी, तो प्लीज़ देख लेना एक बार, क्योंकि मैं अब लॉन्ग वीडियो इतना टाइम नहीं है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि शॉर्ट में आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, ये आपको एक इंडिविजुअल या एक एचयूएफ के लिए है जिसमें आपको एग्जेम्पशन मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ राहुल गांधी, यानी कि राहुल गांधी की मैरिज पर उन्होंने 75,000 रुपये एक रिलेटिव से रिसीव किया एज अ गिफ्ट। अब उस पर वो जो अमाउंट उन्होंने रिसीव किया है वो क्या है? टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, टैक्सेबल सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड डिडक्शंस ऑफ 50%, या फिर नन ऑफ द अबव? क्या होगा आंसर? देखिए उन्होंने गिफ्ट खरीदा है मैरिज पर, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हमारे टैक्स का पार्ट नहीं होती हैं, इसलिए यहाँ पर ये जो अमाउंट जो भी इन्होंने रिसीव किया है वो हमारा नॉन टैक्सेबल कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द पेमेंट ऑफ एनी सिंपल इंटरेस्ट टू अ न्यू पार्टनर इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 12% पर एनम एज डिडक्शन एज पर। यानी कि आपने एक सिंपल इंटरेस्ट
रिसीव की, ठीक है, और वो कितनी थी आपकी 12% पर एनम। तो ये जो डिडक्शंस हैं, इस तरह की डिडक्शंस आपको किस सेक्शन में मिलती हैं? यानी कि कोई भी नया पार्टनर 12% तक अपने इंटरेस्ट को ले सकता है और उसको वो जो है एग्जेम्पशन मिलेगी, ठीक है। तो ये किस में बताया गया है? ये हमारा बताया गया है सेक्शन 40 सबसेक्शन, वो सॉरी सेक्शन 40 बी में, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स? बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे वो सही है। इनकम टैक्स सरचार्ज इज एन एडिशनल चार्ज पेएबल ऑन इनकम टैक्स। बी ऑप्शन है इनकम टैक्स सरचार्ज एक एडिड टैक्स है जो कि टैक्स पेयर पर लगता है जब उनकी इनकम पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में बढ़ जाती है, या फिर सरचार्ज डिपेंड करता है इनकम टैक्स स्लिप्स पर, या फिर नन ऑफ दी अबव। बताइए। बहुत ही सिंपल है इसका, तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या लगता है आपको? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये सारे ही सही हैं। इन जिस जो हमारा इनकम टैक्स सरचार्ज होता है ये एडिशनल चार्ज है इनकम टैक्स पर, ये बिल्कुल सही है। और ये हाई इनकम होने पर लगता है, ये भी सही है। और ये उनकी जो टैक्स स्लैब्स होती हैं उस पर डिपेंड करता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद पैन? शॉर्ट में मैंने आपको बताया था, ये पैन ऐसे लिख लीजिएगा, PAN। बताइए। ये हमारा डिफाइन किया गया है बी में, और इसको ऐसे कर लेना सेक्शन 139A, ठीक है, पूरा ये है इसका। तो सेक्शन 139A में बताया गया है पैन को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सेल्फ असेसमेंट? ये भी मैंने आपको कराया हुआ है। सेल्फ असेसमेंट किस सेक्शन में बताया गया है? देखिए यहाँ पर ये गलत हो गए हैं, मैं भी आपको करेक्ट कर देती हूँ क्योंकि मैंने बहुत जल्दबाजी में ये PPT प्रिपेयर की है। ये है 140, फिर है 140A, उसके बाद है 140B, उसके बाद है 140C। ये है आपकी। अब बताइए कौन सा होगा। करेक्शन कर लेना प्लीज इसमें। अब बताइए सेल्फ असेसमेंट आपका किससे रिलेटेड है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 140A में, यानी कि यहाँ पर सेक्शन 140A आपका अप्लाई होगा सेल्फ असेसमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज प्रोवाइडेड फॉर? यानी कि किस प्रोविजन के अंदर आपको TDS प्रोवाइड किया गया है? आपके एग्जाम में सेक्शंस बहुत पूछे जाएंगे। क्या हो जाएगा? इसके लिए जो सेक्शन दिए गए हैं वो है हमारे सेक्शन 192, 206 CA, ठीक है। नेक्स्ट है अंडर विच सेक्शन HUF इज नॉट एंटाइटल्ड टू डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम? यानी कि किस सेक्शन, ऐसा कौन सा सेक्शन है जो कि HUF के लिए नहीं है ग्रॉस टोटल इनकम पर डिडक्शन लेने के लिए? कौन सी डिडक्शन नहीं मिलती है HUF को? देखिए HUF यहाँ पर 80E की डिडक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि ये जो डिडक्शन है ये इंडिविजुअल के लिए है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ये सब HUF के लिए भी है। नेक्स्ट है द डिडक्शंस फॉर डोनेशन टू नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी इज?
कम्युनल हार्मनी के लिए कोई नेशनल फाउंडेशन को आपने डोनेशन दी है तो उसमें डिडक्शंस कितनी होगी? 15% क्वालिफाइंग, 100%, 100% क्वालिफाइंग अमाउंट या फिर नन ऑफ द अबव? क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 100% आपको वहाँ पर डिडक्शन मिलती है। ठीक है, यानी कि जितना आपने दिया है वो सारा अमाउंट आपका नॉन टैक्सेबल में चला जाएगा। यानी कि आप वहाँ पर आपको शो तो करना पड़ेगा अपना, लेकिन बाद में वो पूरा अमाउंट कट जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मिस्टर वर्मा कंट्रीब्यूट करते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी को। अब उनको कहाँ डिडक्शन मिलेगी? 80G में, 80DD B में, 80DD 80GGC में या फिर 80DD में? कहाँ उनको मिलेगा डिडक्शन? आप ऐसे भी बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी डिडक्शन हमारी पॉलिटिकल पार्टी में डोनेशन से रिलेटेड है। क्या हो जाएगा? 80GGC, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शंस इज एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शंस? बताइए इसमें से कौन सी डिडक्शन आपकी एलिजिबल है 100% डिडक्शंस के लिए? कौन सा हो जाएगा? देखिए यहाँ पर जो 100% एलिजिबल होगी वो होगी आपकी नेशनल स्पोर्ट्स फंड। ठीक है, बाकी तो आपकी ऐसी हैं 50% है कोई। ठीक है, इस तरह की हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 का, नेशनल स्पोर्ट्स फंड। नेक्स्ट आते हैं आपके 21 पर। Surcharge is payable by an individual where the total income exceeds 10 lakhs, 25 lakhs, 50 lakhs या फिर 1 करोड़। बताइए क्या लगता है आपको इसका आंसर? जल्दी करिए आंसर। कितनी टोटल इनकम उसकी एक्सीड नहीं होनी चाहिए? क्या हो जाएगा? देखिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अब आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका करेक्ट नहीं है। अ पर्सन मे नॉट हैव असेसेबल इनकम बट स्टिल बी एन एसएससी। कुछ ऐसे केसेज हैं जहाँ पे असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर सेम होगा। एक इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट एसएससी होगी, या फिर सरचार्ज एक एडिशनल टैक्स है जो कि टोटल इनकम पर लगता है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपको करेक्ट नहीं लगता? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, सरचार्जेस जो है वो एडिशनल टैक्स तो है लेकिन ये टोटल इनकम पर नहीं लगता, ग्रॉस टोटल इनकम पर लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है माइनर्स इनकम इज क्लब्ड टू फादर्स इनकम, मदर्स इनकम, फादर्स इनकम और मदर्स इनकम विच एवर इज ग्रेटर, या फिर बोथ मदर एंड फादर इनकम? बताइए एक माइनर की इनकम जो है वो किसके साथ क्लब की जाती है? देखिए ये क्लब की जाएगी फादर और मदर जिसकी भी इनकम ज्यादा है उसके साथ क्लब करके शो की जाती है एक माइनर की। ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन रिलेटेड टू क्लबिंग ऑफ इनकम? इसमें से कौन सा सेक्शन हमारा क्लबिंग ऑफ इनकम से रिलेटेड है? सेक्शन 60 to 63, सेक्शन 60 to 69, सेक्शन 60 to 64 या फिर नन ऑफ द अबव? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 60 to 64। ठीक है। नेक्स्ट है डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इज अलाउड अंडर सेक्शन 80C, 80D, 80DD या फिर 80U?
मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर आपको डिडक्शन मिलती है किसमें, 80D में। ठीक है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आंसर, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपने सैलरी रिसीव करी है, एक मैनेजर के द्वारा सैलरी रिसीव की गई है और वो मैनेजर है एग्रीकल्चर फार्म का। तो ये इनकम आपकी किस तरह की इनकम होगी, एग्रीकल्चर इनकम, बिजनेस इनकम, सैलरी इनकम और एक कैपिटल इनकम, बताइए। देखो हमेशा याद रखना, आप कोई भी मैनेजर, एग्रीकल्चर फार्म का मैनेजर अगर सैलरी रिसीव करता है तो वो सैलरी उसकी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम अ फार्म हाउस। अब आपके फार्म हाउस से आपने कोई भी इनकम जनरेट की है, वो किस तरह की इनकम है। तो इस तरह की इनकम भी हमारी क्या कहलाएंगी, एग्रीकल्चर इनकम। ओके, नेक्स्ट आइए। अब एग्रीकल्चर, रूरल एग्रीकल्चर लैंड आपने सेल करी है और उससे आपको इनकम जनरेट हुई है, ये क्या है, टैक्सेबल कैपिटल गेन, टैक्सेबल इनकम, एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन या फिर नन ऑफ दीज। ये इनकम हमारी कैसी हो जाएगी, टैक्सेबल, क्योंकि यहाँ पर रूरल की बात की जा रही है, अर्बन की नहीं। ठीक है, इसलिए ये टैक्सेबल है हमारी। नेक्स्ट है ऑल इनकम विच अराइजेस टू द माइनर चाइल्ड शैल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ हिज और हर पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स या नेबर्स। इसका आंसर आप सिंपल ही कर सकते हैं, अभी अभी आपने इस जैसा ही एक और क्वेश्चन किया है। तो ऐसी कोई भी इनकम जो कि एक माइनर चाइल्ड है जिससे अराइज हुई है, तो उसको क्लब किया जाता है उसके पेरेंट्स की इनकम में, और पेरेंट्स में भी जो उसके मदर और फादर हैं जिसकी भी इनकम ज़्यादा होगी उसमें दिखाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट ट्रीटेड एज एन एग्रीकल्चर इनकम। कौन सी इनकम इसमें ट्रीट नहीं की जाएगी एग्रीकल्चर इनकम की तरह। देखिए, पोल्ट्री फार्मिंग से आपको कोई भी इनकम जनरेट हुई है, या फिर आपने वी हीविंग से हुई है, या फिर आपकी स्टैंडिंग क्रॉप्स परचेज से, ये सारी ही आपकी ऑल ऑफ दी अबव नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस तरह की जो इनकम्स होती हैं वो, इसमें आपने कोई भी एग्रीकल्चर ऑपरेशन नहीं किया, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द एग्रीकल्चर इनकम इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स फ्रॉम, बताइए किस सेक्शन, वो सॉरी किस एक्ट से एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्ट कर दिया गया फुल्ली। क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फाइनेंस एक्ट 1973 से हमने एग्रीकल्चर इनकम को फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है द कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस इज परमिसिबल इफ द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द ईयर इन विच लॉस इनकर्ड एज फाइल्ड ऑन टाइम, नॉट फाइल्ड ऑन टाइम, फाइल्ड इन एडवांस या फिर नन ऑफ द अबव। जो भी कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस हुए हैं वो परमिसिबल हैं इफ द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द ईयर इन विच लॉस इनकर्ड इज, बताइए कब परमिसिबल होते हैं, जब आपने उनको टाइम पर फाइल कर दिया है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। तो आज के यही थे क्वेश्चन, आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन रखे जाएं, तो आई होप आप आज के क्वेश्चंस का लेवल आपको पसंद आया होगा। और आज हमने टैक्स से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक को और क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।